नमस्कार। तो हम फिज़िक्स में आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो है लाइट। मैं हमेशा नमस्कार बोलता हूँ। अगर आज आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ तो गुड मॉर्निंग। अब मॉर्निंग गुड कब होगी? जब लाइट तो आए। मॉर्निंग मतलब सूरज का निकलना। सूरज का निकलना तो हम सब चीज़ों को, अपने आसपास की प्रकृति को देख सकते हैं। प्रकृति अपने आप से हमको नहीं दिखाती। एक्चुअली देखा जाए तो ये सूरज है जो सबको दिखाता है। और चीज़ें अपने आप से दिखती नहीं हैं। हम देखते हैं चांद इतना सुंदर नज़र आ रहा है, क्या चांद अपने आप से चमकता है? नो, चांद अपने आप से नहीं चमकता। एक्चुअली देखा जाए तो कोई सी भी चीज़ अपने आप से नहीं दिखती है। वो दिखती है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमको गर्मी, जो हीट है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। साउंड को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म, अब दो अगर चुंबक एक दूसरे के पास में होंगे तो एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब हम मैग्नेटिज्म को देख थोड़ी सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं देख सकते, वैसे ही लाइट को भी देख नहीं सकते। लेकिन लाइट जिसके ऊपर पड़ेगी उसको हमें दिखा देगी, हमारे पास में सेंसेशन हो जाएगा लाइट का। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी को आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब लाइट किसी के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन आता है और रिफ्लेक्शन के कारण हम उसको देख पाएंगे। तो हमारा आज का चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देखिए ये क्या चीज होती है। रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये अभी हाल हमने देखा कि जिस चीज के ऊपर लाइट पड़ेगी वो उसको रिफ्लेक्शन देगी। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enable us to see the thing। तभी देख सकते हैं जब हमारे को लाइट पड़े किसी चीज पे और उसका रिफ्लेक्शन हमारे तक आए। We are able to see through a transparent medium as a light is transmitted through it। हम कांच से तो देख सकते हैं उसके आर पार में, क्योंकि लाइट उसके थ्रू ट्रबल होके हमारे पास में आ जाती है। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमको हमारी इमेज दिखाई देती है। अब वो इमेज कैसे दिखाई दे रही है, ये चीज़ हम अभी पढ़ेंगे। ये घटनाएं हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमको तारे चमकते हुए दिखते हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि चांद बड़ा अच्छा सुंदर दिखता है, उस पर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, सब चीज़ें हैं, गाने भी हैं उस पर बहुत सारे। लेकिन चांद खुद अपने आप से नहीं चमक रहा। और बहुत सारे तारे हैं, तारे भी चमकते हैं, हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पे वो टिमटिमाते हुए भी दिखते हैं। यू विल वंडर टू नो, बहुत सारे तारे उसमें से नष्ट भी हो चुके हैं, लेकिन उसकी लाइट हमारे तक अब पहुँच पा रही है। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है तारों का कि तारे लाइट दिखा रहे हैं और उसके बाद नष्ट भी हो गए, लेकिन उस लाइट को ट्रेवल होके हमारे तक आने में टाइम लगता है। क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए एक स्पीड होती है, हर चीज़ की, साउंड की एक स्पीड है, लाइट की स्पीड है। इवन आपने देखा होगा कि जब बिजली चमकती है
बिजली चमकती है तो लाइट हमको पहले दिख जाती है, आवाज़ उसकी बाद में आती है। इवन अगर हम दिवाली में कुछ पटाखे फोड़ते हैं, अब रॉकेट जैसा जाएगा वो ऊपर और वहाँ से फूट पहले जाएगा, उसकी आवाज़ हमको बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू, दिस इज वेरी मच इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसीलिए साउंड को वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लाइट ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये भी घटना है, फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी है, और बहुत सारा ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो ऑल्सो आपने देखा होगा। ये सब लाइट की घटनाएं हैं कि कभी कभी जब बरसात होने के बाद में हमको बहुत बढ़िया इंद्रधनुष जैसा दिखता है। अब ये इंद्रधनुष दिखता है, ये एक स्पेशल घटना है। एक्चुअली आपको अगर देखेंगे तो अलग अलग कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है। अभी हम रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए जब वाइट लाइट एक्चुअली 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं तो सातों कलर अपने अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं और फिर हमको वो सातों कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। और बैंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, आप देखेंगे कि अगर कभी कोई सा ऑब्स्टेकल अगर रख दें तो लाइट जो है उसकी जो परछाई, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पर जो परछाई होगी वो कॉर्नर से डिम सी रहती है, एकदम शार्प इमेज नहीं बनती है। एक्चुअली देखा जाए तो लाइट के अंदर, लाइट के प्रोपगेशन मतलब लाइट ट्रेवल होती है तो किस तरह से होती है, लाइट के बारे में अलग अलग समय में बहुत अलग अलग विचार रहे। जैसे अगर हम देखें कि सुबह सुबह या अंधेरा कमरा हो, छोटा सा अगर कोई छेद सा हो और उसमें से लाइट आ रही है तो हमको ऐसा लगेगा बिल्कुल सीधे उसमें स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट आ रही है। एक्चुअली लाइट तो खुद आ ही नहीं रही है, लाइट जिन धूल के कणों पे पड़ रही है वो दिखाई दे रहे हैं, और वो दिखाई किस में दे रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो हमको लगता है कि लाइट ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा, जैसे अगर हम नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हों तो हम देखते हैं कि नदी जब चलती हुई आ रही है, नदी का पानी चल रहा है, तो वो पत्थर अगर शार्प कुछ वो होगा वहाँ से यूँ गोल हो जाता है, गोल होके और फिर उसके बाद में सीधे निकलता है। तो मैंने जैसा आपको बतलाया, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट बीच में लाइट के आएगा तो वो थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, उसके कारण उसके जो कॉर्नर की इमेज बनती है वो उतनी शार्प नहीं होती है। इसका मतलब लाइट जो है स्ट्रेट उसमें नहीं चल रही है, वो वेव फॉर्म में चल रही है। जैसे पानी की वेव्स होती हैं और कोई ऑब्स्टेकल बीच में आ जाए तो वहाँ से टर्न होके और फिर वो चलने लगती है। इसका मतलब वो वेव्स फॉर्म में है। तो दूसरा हमारे पास में वो चीज़ आई माइंड में लोगों के कि नहीं, जो वैज्ञानिकों ने बोला स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये वेव फॉर्म में चल रही है, इसीलिए, और इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। डिफ्रैक्शन के बाद में क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी उसके अंदर ये माना है कि लाइट जो है पार्टिकल्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। तो अलग अलग समय में अलग अलग धारणाएं बनी हैं,
लाइट के बारे में। हम यहाँ पे 10th क्लास के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसी को लेके हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ओके, सो ऑप्टिकल फिनोमेना, ये पहला तो लाइट ट्रेवल सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये अभी हमने देखा। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब अगर लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ेगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे हुए हैं, हम एक बार फिर से इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा मैंने बतलाया, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है। जैसे अगर हम हाईवे में जा रहे हैं तो हम बड़ी फास्ट स्पीड से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वही कोई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि हर शहर के अंदर कुछ मिल एरिया रहते हैं, कुछ ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। हम धीरे धीरे आड़ी टेढ़ी करके और फिर ले जाते हैं गाड़ी, है ना। तो स्पीड ऑफ व्हीकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू हाईवे और इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। बिल्कुल इसी तरीके से लाइट भी, जब कोई भी मीडियम ना हो, वैक्यूम हो या फिर एयर हो, तो वो बड़ी तेजी से चलेगी, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो गया, उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, तो स्पीड ऑफ द लाइट विल आल्सो चेंज। और स्पीड ऑफ द लाइट का चेंज होना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि अगर पानी के बीच में कोई सा पत्थर वगैरह आ जाता है तो वहाँ से लाइट वहाँ से वेव टर्न हो जाती, पानी जो है टर्न हो जाता है, ऐसे लाइट भी ये टर्न होती है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट on the path of the light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line। तो यहाँ पे वो अपनी धारणा खत्म हो जाती है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, वहाँ से वेव फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो वेव थ्योरी इज लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो पहले सोच रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, फिर आ गया वेव फॉर्म में। लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो, इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये जो पार्टिकल्स के फॉर्म में, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में ये लाइट ट्रेवल करती है। दिस इमर्जेस emerged in which the light is neither a wave nor a particle। तो इसके बारे में अलग अलग टाइप की धारणाएं हैं, लेकिन नोट है कि in this chapter we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light। हम यहाँ पे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस प्रिंसिपल और ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, लेकिन हम 10th क्लास में अपने आप को केवल सीमित रखेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये लेके और फिर हम चलेंगे। ठीक है, आपने छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये भी देखा हुआ है कि मिरर, अगर मिरर के सामने हम खड़े होंगे तो जो रेज इसमें आएगी, टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी उससे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और साथ में एक नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल मतलब
जो मिरर है इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन रहती है दैट इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज लाई ऑन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है। और the incident ray, the normal to the mirror and the point of incidence and the reflected ray, all these lie in the same plane। तो ये सेम प्लेन में होगी। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? दिस विल बी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर जैसे हम ये अगर मिरर हो, ठीक है, ये अगर मिरर हो, इसमें नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर रे यहां से चल के आ रही है तो ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको अगर आई से डिनोट करें तो जो एंगल इसके और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्टेड रे बाहर चली जाएगी। मीन दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये है laws of reflection. This law of reflection is applicable to all types of reflecting surfaces, all types, including spherical surfaces। क्योंकि छोटी क्लास में तो आपने ये पढ़ लिया है एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए, क्योंकि अब हम आ रहे हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर। अगर आप कहीं कभी ज़ू वगैरह में गए हों, वहाँ पे दर्पण घर इस तरह के वो रहते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के दर्पण मतलब मिरर लगे रहते हैं। उसमें कहीं कहीं पे स्फेरिकल मिरर होगा, कहीं आड़ा टेढ़ा होगा, तो उसमें अपने को बड़ी फनी सी अपने तस्वीरें दिखती हैं। तो ये हम अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन through spherical surfaces। Image formed by plane mirror। अगर प्लेन मिरर में देखें तो these are always virtual and erect। अब ये वर्चुअल इमेज और रियल इमेज ये क्या होती है? अगर हम पर्दे पे इमेज को ऑब्टेन कर सकें तो बोलते हैं उसको रियल इमेज, और अगर पर्दे पे नहीं ऑब्टेन कर सकें तो वो हो जाएगी वर्चुअल इमेज। जैसे हम अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज तो उसके पीछे बन रही है, जितना आगे उतनी ही पीछे। अब जब वो पीछे है तो उसको पर्दे पे कैसे निकाल सकते हैं, है ना। सो दिस टाइप ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। और साथ में इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, क्योंकि हम अगर उसमें मिरर के सामने खड़े हैं तो हम बिल्कुल सीधे ही दिखेंगे। और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? कुछ केसेस में आप अभी देखोगे स्फेरिकल मिरर्स वगैरह के अंदर कि उसमें उल्टी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा होगा लेकिन उसकी इमेज उल्टी बनेगी। तो प्लेन मिरर्स के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, अच्छा, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज उतनी ही इमेज की साइज भी होगी, है ना, क्योंकि हम जितने बड़े रहते हैं उतने बड़े मिरर के अंदर भी दिखाई देते हैं, है ना। तो एंड इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर as the object is in front of the mirror। तो जितनी आगे
उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। अगर हम मिरर से और दूर होंगे तो हमारी इमेज और दूर चली जाएगी, है ना। तो ये प्लेन मिरर के अंदर हमने देखा हुआ है। अब अगर ऐसा सीधा प्लेन मिरर को अगर हम यूं टर्न कर दें, है ना, तो जैसे अगर यूं प्लेन मिरर है उसको यूं टर्न कर दें, अब ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। और स्फेरिकल मिरर बनेगा कैसे, अगर हम एक कांच के गोले को थोड़ा सा कट कर दें, काट दें। अब ये कांच का गोला, इसको हम पॉलिश बाहर से भी कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको बाहर से पॉलिश किया तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और अगर अंदर से पॉलिश किया तो बाहर से चमकीला दिखेगा, दैट विल बिकम कॉनकेव मिरर। ओके, तो हम आगे देखेंगे स्फेरिकल मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, that is the faces towards the center of the sphere is called concave mirror। तो जैसा अभी मैंने आपको बतलाया कि अगर ये स्फीयर है, कांच का गोला है ना, इसको माना कि इतना यहाँ से काट दिया। अब हमारे पास में ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है, ये पार्ट बचा इसका गोले का। इसमें अगर हम यहां से इसको पॉलिश कर दें, इसको पॉलिश कर दिया यहां से, तो सेंटर तो यहां पे है, सेंटर इज ऑन दिस साइड, तो ये वाला जो मिरर बनेगा इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो देखिए ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब यहां पे अगर पॉलिश किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड हो गई, तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved inward, this is curved inward, that is the face towards the center of the sphere। तो ये सेंटर की तरफ इस साइड है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब इसकी जगह अगर मान लो हम यूं काट दें, और काटने के बाद में ये हमारा गोले का पार्ट होगा, और इसको बाहर से हम वो करने की जगह यहां से अगर इसको पॉलिश कर दें, अब ये वाली सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, सो दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ बल्जिंग टाइप की है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक के अंदर बाहर से अगर कर्व वो कर दिया जाए, इसको शाइनिंग वाली जो है इस साइड ले लें और इसका पॉलिशिंग इधर से कर दें, तो ये कॉनकेव होगा, और अगर अंदर से इसको पॉलिश कर दें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा, दैट विल बी कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसमें ये जो सेंटर होगा, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से अगर ये P पॉइंट है तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जैसे अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर है, और ये जो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और रेडियस को भी इंक्लूड कर रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है,
नाउ तो हमने ये तो देख लिया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बाद में अब इनसे इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे फॉर्म होती है ये देखना है। हमने देख लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट और मतलब जो सेंटर से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को हम उसी में रखेंगे और इमेज भी उसी के विथ रिस्पेक्ट टू हम निकालेंगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, रेडियस मतलब सेंटर और उसमें जो पॉइंट था, ये पॉइंट इसको बोलते हैं पोल, ये इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड पोल। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, फोकस। फोकस क्या होता है, एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अगर सेंटर है और इसके आधे में जो पॉइंट आएगा इसको बोलते हैं फोकस, और ये होगा सेंटर, ठीक है। अब हम ये देखें कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है। आपको 2-3 चीजें याद रखने की है और आप किसी भी पोजीशन में आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख के। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो क्या है, पहली, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा, जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी। और तीसरी चीज, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो एज इट इज रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है।